नमस्कार। आज बात होगी भारत की एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम सुनते ही कई तस्वीरें जहन में आती हैं। एक तरफ जुल्म की शिकार एक लड़की, तो दूसरी तरफ एक खूंखार डाकू, और फिर संसद तक पहुंचने वाली एक नेता। जी हां, आज हम जानेंगे फूलन देवी की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारे समाज की, हमारी राजनीति की। तो कहानी की शुरुआत हम उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनकी मौत से करते हैं। तारीख थी 25 जुलाई साल 2001। जगह नई दिल्ली। संसद का सत्र चल रहा था और ठीक उसी वक्त भारत की एक सांसद की उनके अपने घर के ठीक बाहर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, कैसे एक सांसद की इस तरह सरेआम हत्या कर दी गई। देखिए, हुआ ये कि उस दिन दोपहर में फूलन देवी संसद से अपने घर लौट रही थीं। जैसे ही उनकी गाड़ी 44 अशोक रोड पर उनके घर के गेट पर रुकी, एक हरी मारुति 800 से 3 नकाबपोश हमलावर निकले और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनका सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर पाता उससे पहले ही वो खुद घायल हो गया। फूलन देवी को 5 गोलियां लगीं और उनकी वहीं पर मौत हो गई। सोचिए, एक सिटिंग एमपी, एक सांसद का इस तरह से कत्ल हो जाना पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें फूलन देवी के अतीत में चलना होगा, वहीं जहां इस पूरी कहानी के बीज बोए गए थे। फूलन देवी का बचपन कह सकते हैं कि जुल्म और नाइंसाफी की एक ऐसी दास्तां है जिसने उन्हें वो बनाया जो वो बनी, एक बागी। सिर्फ 10 साल की थी वो जब उन्होंने अपने चाचा से परिवार की जमीन के लिए लड़ाई मोल ले ली, और फिर अगले ही साल मतलब 11 साल की उम्र में उनकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जो उम्र में उनसे 3 गुना बड़ा था। जब उन्होंने इस जबरदस्ती की शादी से भागने की कोशिश की तो जानते हैं क्या हुआ? उनके अपने ही परिवार और गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बस यहीं से उनके अंदर समाज के लिए एक गुस्सा पनपने लगा। अब देखिए, फूलन देवी की कहानी को समझने के लिए उस वक्त के जातिगत समीकरण को समझना बहुत जरूरी है। वो मल्लाह जाति से आती थीं, जिसे एक निचली जाति समझा जाता था, और उनके इलाके में दबदबा था ठाकुरों का, जो ऊंची जाति के जमींदार थे। इन दोनों जातियों के बीच का जो तनाव था, वही फूलन की पूरी जिंदगी की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो समाज ने उन्हें बाहर कर दिया, कानून से कोई मदद मिली नहीं। इसके बाद फूलन देवी ने चंबल के भीड़ों का रुख किया, डाकुओं का इलाका, और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो अध्याय जिसने उन्हें बैंडिट क्वीन बना दिया। यहाँ पर भी 2 तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें किडनैप किया गया था, तो कुछ का मानना है कि वो अपनी मर्जी से डाकुओं के गैंग में शामिल हुई थीं। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, ये बात तो साफ है कि वो बाबू गुर्जर के गैंग का हिस्सा बन गईं। और मजे की बात यह है कि ये गैंग भी अंदर से जातियों में बटा हुआ था, ठाकुर और मल्लाह। अब गैंग के अंदर भी जाति का ये जहर घुला हुआ था। गैंग का लीडर था बाबू गुर्जर, एक ठाकुर। उसने फूलन के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तब गैंग का ही दूसरा मेंबर विक्रम मल्ला, जो कि मल्ला जाति का था, फूलन के बचाव में आगे आया और उसने बाबू गुर्जर को मार डाला। विक्रम मल्ला ने सिर्फ फूलन को बचाया ही नहीं, बल्कि उसे हथियार चलाना सिखाया, एक डाकू बनाया। कहते हैं विक्रम ने ही फूलन से कहा था, अगर एक को मारोगी तो कातिल कहलाओगी, 20 को मारोगी तो तुम्हारा नाम होगा। और ये वो सबक था जिसे फूलन ने अपनी जिंदगी में उतार लिया। इसके बाद विक्रम और फूलन की जोड़ी ने चंबल में अपना खौफ और रुतबा दोनों कायम किया। उनका तरीका एक तरह से रॉबिन हुड जैसा था। वो अमीर, ऊंची जाति के लोगों को लूटते और सारा पैसा गरीबों में बांट देते थे। यहां तक कि बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन ये रॉबिन हुड वाला दौर ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय अपराध के इतिहास के सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक बन गया, भयमयी हत्याकांड। और एक बार फिर वही जाति की दुश्मनी फूलन की जिंदगी में तबाही लेकर आई। एक दूसरे ठाकुर गैंग ने विक्रम मल्लाह को मार डाला और फूलन एक बार फिर अकेली और बेसहारा रह गई। विक्रम की हत्या के बाद उस गैंग के लोग फूलन को किडनैप करके बेहमई गांव ले गए। वहां उसे 3 हफ्तों तक बंदी बनाकर रखा गया और उसके साथ कई ठाकुर मर्दों ने दरिंदगी की। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह दौर था, और इसी ने उनके अंदर बदले की एक ऐसी आग जलाई जो बुझने वाली नहीं थी। करीब 7 महीने बाद, तारीख थी 14 फरवरी 1981, फूलन देवी पुलिस की वर्दी पहनकर
अपने नए गैंग के साथ बहमई गांव वापस लौटी, अपना बदला लेने। वहां पहुंचकर उसने गांव के सभी ठाकुर मर्दों को एक लाइन में खड़ा करने का हुक्म दिया। वो अपने 2 मुख्य गुनहगारों श्रीराम और लालाराम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो दोनों गांव से भाग चुके थे। उनके ना मिलने पर गुस्से में फूलन ने वहां मौजूद 22 ठाकुर मर्दों को गोली मारने का आदेश दे दिया। बहमई हत्याकांड के बाद फूलन देवी का नाम पूरे देश में फैल गया। वो भारत की मोस्ट वांटेड अपराधी बन गईं। लेकिन इसी घटना ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी लाया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। राजनीति में एंट्री। पुलिस लगभग 2 साल तक उन्हें पकड़ नहीं पाई। आखिरकार 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर करने का फैसला किया, लेकिन ये सरेंडर भी उनकी अपनी शर्तों पर हुआ। उन्होंने मांग रखी कि उन्हें या उनके गैंग के किसी भी आदमी को फांसी नहीं होगी, उनके परिवार को जमीन और भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और कमाल की बात यह है कि सरकार को उनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। फिर 11 साल जेल में गुजारने के बाद 1994 में वो रिहा हुईं। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1996 और फिर 1999 में 2 बार वो सांसद भी चुनी गईं। सोचिए, एक डाकू से लेकर सांसद तक का सफर, ये वाकई एक असाधारण बदलाव था। लेकिन उनका ये राजनीतिक सफर भी लंबा नहीं चला और यहीं से हमारी कहानी वापस वहीं पहुंच जाती है जहां से हमने शुरू की थी। 25 जुलाई 2001, उनकी हत्या का दिन। उनकी हत्या के ठीक 2 दिन बाद शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और कत्ल की जिम्मेदारी ले ली। शेर सिंह राणा, जो कि एक ठाकुर था, ने कहा कि उसने ये हत्या बहमई में मारे गए 22 ठाकुरों का बदला लेने के लिए की है। तो इस तरह से 20 साल पहले जो हिंसा का चक्र शुरू हुआ था वो आखिरकार पूरा हो गया। एक मल्ला औरत ने ठाकुर मर्दों को मारा और फिर एक ठाकुर मर्द ने उस मल्ला औरत को मार डाला। फूलन देवी की जिंदगी जुल्म, बदले और हिंसा की एक दुखद कहानी है, और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि जब किसी पर जुल्म होता है तो क्या उसका जवाब सिर्फ हिंसा ही हो सकता है, और बदले का ये जो चक्र है क्या ये कभी खत्म भी हो सकता है।